हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों, केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा और बच्चों केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लेक्चर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है और जो चैप्टर 1 है आपका वो 2 लेक्चर में आपका कवर किया गया था, क्योंकि वो इतना बड़ा चैप्टर था। अगर उसको अच्छे से नहीं समझा था तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम होती। लेकिन ये जो चैप्टर है ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये क्या है, वन शॉट में पूरा लेक्चर क्या कवर हो जाएगा। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है वो क्या कर सकते हैं, वो आईसीएसई 2024 प्लेलिस्ट में जाकर क्या है उस चैप्टर को देख सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि भाई केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो चलो बात कर लेते हैं। तो केमिकल बॉन्ड में क्या होता है कि आपके पास जैसे मान लीजिए 2 एटम है। अब 2 एटम के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है एटम के बीच में, तो उसी को हम कह देते हैं केमिकल बॉन्ड। तो अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में बात करें तो हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि हर एक एटम चाहता है कि भाई मैं स्टेबल हो जाऊं, और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करता है, जो भी प्रोसेस करता है वो सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए करता है। तो आपको ध्यान रखना है, केमिकल बॉन्ड आप क्या कहोगे, आप बोलोगे इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो इतना आपको क्या है केमिकल बॉन्ड में लिखना होगा। अब जो केमिकल बॉन्ड की बात आती है भाई, वो स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है माइंड में। तो देखो, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। स्टेबिलिटी को गेन करने के 3 तरीके हैं। तो देखो, पहला तरीका है कि हम क्या करें, जो हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए बैठे हैं उसको हम क्या करें, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दें। हम किसी दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन क्या है दे दें। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि भाई हम आपस में क्या है कंप्रोमाइज कर लें। आपस में कंप्रोमाइज करने का मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या है शेयर कर लें। फिर इसके बाद तीसरा तरीका क्या है कि भाई हम अपना इलेक्ट्रॉन क्या है एक जरूरतमंद को क्या है दे दें। तो जो भी एटम जरूरतमंद है उसको हम क्या है दे दें। तो 3 तरीके हैं स्टेबिलिटी को गेन करने के। पहला तरीका है हम इलेक्ट्रॉन को क्या है किसी दूसरे को दे दें। दूसरा तरीका है कि हम आपस में क्या कंप्रोमाइज कर लें, आपस में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लें। और तीसरा तरीका है कि भाई जो जरूरतमंद एटम है उसको हम इलेक्ट्रॉन क्या है दे दें कि भैया तुम जरूरतमंद हो, तुम क्या है ले लो। जो जरूरतमंद होता है उसको हम कहते हैं लोन पे दिया है। किस पे दिया है, लोन पे दिया, तो उसको कहते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बात आती है भाई ये किस तरीके से होता है, तो समझेंगे सारी चीजों को बहुत अच्छे से। तो देखो, 3 मेथड्स फॉर स्टेबल कन्फिगरेशन, कि स्टेबल कन्फिगरेशन के लिए कौन से 3 मेथड है। तो देखो, पहला मेथड है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है हमारा शेयरिंग ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कि हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं। तो देखो, इनके अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल इनके क्या होंगे। तो देखो, पहला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में NaCl का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपका हो जाएगा H2 का, और आपका लोन पेयर वाले में हो जाएगा NH4 प्लस का। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये तो एग्जाम्पल है, इनमें दिख तो कुछ भी नहीं रहा है, हमको दिखना चाहिए ना। तो चलो दिखाते हैं कैसे दिखता है। तो देखो, NaCl की अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं पहले यहाँ पे Na और यहाँ पे लिखते हैं Cl। अब आपको पता है कि Na में होता है 281 और Cl में होता है 287। ये इसका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आ जाता है। Na होता है 11 और Cl होता है 17। तो 11 के अकॉर्डिंग 281 और Cl के अकॉर्डिंग 287। अब हम क्या करेंगे, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या है बनाते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो बनाएंगे, देखो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है एक डॉट इस तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पे हम लोग 7 बनाएंगे। अब अगर देखो ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखना, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था इसको अगर यहाँ ट्रांसफर कर दे, अगर Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफर कर दे तो Na बन जाएगा 2,8 स्टेबल हो गया, और Cl हो जाएगा 2,8,8। तो ये हमारा क्या बन जाएगा Na प्लस Cl माइनस, जो देता है
उस पे प्लस लगाते हैं और जो लेता है उस पे माइनस लगाते हैं, तो Na प्लस Cl माइनस ये आपका क्या है बना देगा। और जो ये बॉन्ड बनता है इसके बॉन्ड का नाम होता है, नाम क्या होता है इसका, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है, दूसरा नाम क्या होता है, यहां पे आप देखो कि भाई आयन बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, आयन, तो इसका दूसरा नाम होता है आयनिक बॉन्ड। क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। तो इसके दो नाम हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा आयनिक बॉन्ड। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि भाई Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या है ट्रांसफर कर दिया है। अब देखो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैसे होगा तो उसकी हम लोग क्या बात कर लेते हैं। तो देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपके पास क्या H2 है। अब H2 है तो हम क्या करेंगे, एक H यहां बनाएंगे और एक H यहां बनाएंगे। अब आपको पता है कि H के पास क्या होता है, H के पास सिर्फ एक एटॉमिक नंबर होता है, तो 1 एटॉमिक नंबर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन केवल होगा। इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम क्या करेंगे, हम शेयरिंग कर देंगे। हम कहेंगे कि भैया तुम एक इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो, बगल वाले को कहेंगे बेटा तुम भी हमसे ले लो। तो ये हो गया शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब तुम समझ सकते हो, जैसे तुम्हारी क्लास में तुम्हारा फ्रेंड है, अब तुम लाए हुए हो दो पराठे, दो पराठे में तुमने क्या किया भाई, एक खुद खा लिया एक बगल वाले को खा दिया। या सपोज कर लो कि तुम्हारा फ्रेंड लाया सब्जी, तुम लाए हो रोटी, तो तुमने उसको रोटी दे दिया, तुमने उससे सब्जी ले लिया, तो ये भी शेयरिंग हो गया। तो ये उसी तरीके से हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया और एक इससे ले लिया, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। क्या बनता है? मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। जब मॉलिक्यूल के बीच में बनता है तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना है आपको, मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी हम इसको बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा NH4+। अब देखो NH4+ में क्या होता है, हम लोग पहले NH3 बनाते हैं। तो देखो N H H और ये H। तो तुमको पता होगा नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल में, क्योंकि नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो होता है 7, तो 2,5। अगर 5 बनाएंगे तो देखो कैसे होगा, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3। भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब H4+ था ना, तो एक हाइड्रोजन और बनाएंगे। अब देखो H+ का मतलब है कि भाई इसके पास कुछ भी नहीं है। H+ का मतलब क्या, कुछ भी नहीं है भैया इसके पास। अब क्या होगा, तो ये इसके साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। ये क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा। अब ये क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा। अब नाइट्रोजन भी इन तीनों के साथ शेयरिंग करेगा। अब भाई नाइट्रोजन स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, इधर हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, इधर हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, तो भाई इन तीनों ने तो अपना बॉन्ड बना लिया है, लेकिन ये बेचारा अकेला रह गया। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इसको दे देते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को दे देते हैं। तो जब इन दोनों के हाइड्रोजन को दे देते हैं तो हम लिखते हैं इस तरीके से, N सिंगल बॉन्ड ऊपर H, नीचे सिंगल बॉन्ड H और इधर भी सिंगल बॉन्ड H, और इधर बना देते हैं एरो और इधर बना देते हैं H+, इधर बना देते हैं H, और इस पूरे को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके ऊपर प्लस लगा देते हैं। अब ये जो एरो आपको दिख रहा है ना, ये एरो बता रहा है कि भैया नाइट्रोजन ने दिया है हाइड्रोजन को, बस लिया नहीं है, केवल दिया है। तो ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से वहां आपने बॉन्ड बनाया इस तरीके से आप यहां भी बना सकते हो। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी इसलिए सिंगल बॉन्ड आया है। तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि ट्रांसफर अगर हो रहा था तो हमने प्लस माइनस में किया था, अगर शेयरिंग हो रहा था तो हमने क्या कर दिया था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड में आ गए थे। जब हमने लोन पेयर को शेयर किया था, जब हमने ये जो लोन पेयर था इसको जब शेयर किया था तो हमारा एरो आ गया था। अब एरो आया है तो इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम है इसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसका एक दूसरा नाम भी है, और इसका एक दूसरा नाम भी है, तो दूसरा नाम है इसका डेटिव बॉन्ड। क्या है, डेटिव बॉन्ड। तो ये आपका जो पूरा स्टेबिलिटी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमने देखा कि भाई
कौन से वो 3 तरीके हैं जिनसे हमारे जो एटम हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या है, स्टेबल रहते हैं। तो इन्हीं तीनों मेथड से हमारे जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है हमारा कि ये जो 3 मेथड थे जिसमें हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड है जिसको हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोल रहे हैं, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसको हम डेटिव बॉन्ड बोल रहे हैं। इन तीनों बॉन्ड को अब हम क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। इसको पूरा हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन पूरा डिटेल में कवर करेंगे, और डिटेल में कवर करने के बाद कुछ 1-2 टॉपिक आपके और रहेंगे, उनको कवर करेंगे, फिर हमारा चैप्टर क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इसको इरेज करते हैं, बाकी का हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, और मैंने आपको एग्जांपल बताया था NaCl। तो सिंपल सा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम में, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकता है, या एक से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल के ऊपर। तो अगर तुमको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखना है तो तुम क्या लिखोगे, तो तुमको लिखना होगा द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो आप आगे लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इस बॉन्ड में जो आयंस होते हैं वो बनते हैं। अब जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि भाई NaCl है, तो इस तरीके से MgCl2 है, CaO है, KBr है, CaCl2 है। तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और कैल्शियम क्लोराइड, तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी हम लोग क्या बना सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो बेटा पेपर में ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा आता है। तो अगर इन सारे स्ट्रक्चर का अगर हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम लोग यहाँ पे क्या है बना सकते हैं। देखो NaCl देखना ध्यान से, Na और Cl, Na में होता है 281, Cl में होता है 287। तो ध्यान रखिएगा, Na का एटॉमिक नंबर 11 है, Cl का 17 है, तो 281 287। इसके लास्ट सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो यहां पर हमको बनाना पड़ेगा 7, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके क्या बन गए, 7 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब इसका अगर हम ये ट्रांसफर कर दें, अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दें तो इसके पास बचेगा 2,8 और इसके पास हो जाएगा 2,8,8। तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा तो Na प्लस हो जाएगा, और Cl क्या करेगा, लेगा तो Cl माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस तरीके से हमको क्या रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरीके से MgCl2 का कर सकते हैं, CaO का कर सकते हैं, KBr का कर सकते हैं, CaCl2 कर सकते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है NaCl का वो हो गया है। अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा इरेज पहले करना पड़ेगा, फिर हम आपको नेक्स्ट बताते हैं MgCl2। अगर देखो MgCl2 को बनाना है तो Mg लोगे आप बीच में, और दोनों तरफ आप क्या ले लो, Cl ले लो। अब आपको पता है कि Mg में क्या होता है, Mg में होता है एटॉमिक नंबर 12, तो 282। क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर आपका 70, तो हो जाएगा 287। यहाँ पे भी हो जाएगा 287। अब यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो Mg पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो Mg एक इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर कर देगा और Mg एक इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर कर देगा। तो जब ये ट्रांसफर करेगा तो आप क्या देख रहे हो, Mg पर 2 प्लस हो गया और Cl पे माइनस माइनस आएगा, तो आप लिखोगे Mg 2 प्लस और 2Cl माइनस, ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसी जगह ऐसे भी लिख सकते हो,
Cl माइनस Mg प्लस प्लस और Cl माइनस। तो ध्यान रखिएगा Mg के 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इसलिए क्या है 2 प्लस आएगा। तो ये इसका लिखने का है कि जो प्रोसेस है वो क्या है हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं CaO का कैसे बनेगा। बेटा एक चीज और बताता हूं, कुछ बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ पर आपने ये ट्रांसफर क्यों किया, क्या यहाँ पर हम शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, क्या हम शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, क्यों हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उसका मैं तुमको रिस्पॉन्स बताता हूँ। देखो सपोज कर लेते हैं कि भाई हम इसकी क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं, सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, वैसे होगा तो नहीं शेयरिंग, हम कर लेते हैं। तो बेटा अगर हम इसकी शेयरिंग करेंगे तो देखना ध्यान से, Mg यहां बना लेते हैं, ठीक है, Mg हम लोग यहां बना लेते हैं और Cl यहां बना लेते हैं और एक Cl यहां बना लेते हैं। अब ये देखो बेटा 7 था ना क्लोरीन वाला, तो ये 7 बना लो, ये भी 7 था ना क्लोरीन वाला, तो यहां भी 7 बना लो, Mg2 था इसका 2 बना लो। अब देखो शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जितने लो उतने दो, जितने लो उतने दो। तो बेटा कितना तुम लोगे, तुम क्लोरीन लोगे सिर्फ 1 लोगे, इसी तरीके से ये क्लोरीन भी 1 लेगा। तो भाई क्लोरीन तो स्टेबल हो गया, क्लोरीन स्टेबल हो गया और ये क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। लेकिन ये जो Mg है ये भी एक लेगा केवल। तो Mg के पास कितने हुए इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये स्टेबल हो पाया, नहीं हो पाया। तो ये क्या रहा, अनस्टेबल रहा। तो जब ये अनस्टेबल रहा तो जब हमको हमारी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो नहीं रहे, हमारा क्या है जो बैलेंस सेल है, जो लास्ट सेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट नहीं हो रहा है, जब हमारी अंदर स्टेबिलिटी ही नहीं आ रही है, तो हम क्यों करेंगे शेयरिंग। तो हम शेयरिंग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि ट्रांसफर करने पर ये जो Mg है, ये जो Mg है ये हो गया है 2,8 और जो क्लोरीन है ये हो गया है 2,8,8 और ये वाला क्लोरीन भी हो गया है 2,8,8। तो जब हमारा ये स्टेबल हो जा रहा है हमारे ट्रांसफर करने से, तो हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, तो हम शेयरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि शेयरिंग में वो एटम क्या हो रहा है, जो हमारा पूरा मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल जा रहा है, और जब अनस्टेबल है तो उसको नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अनस्टेबल नहीं करना है, हमको स्टेबल करना। तो हमारा यहाँ पे जब हमारा ट्रांसफर हो तो हमारा क्या हो रहा है स्टेबल हो रहा है, लेकिन शेयरिंग में क्या हो रहा है अनस्टेबल हो रहा है, इसलिए क्या हम लोग शेयरिंग नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल। तो ये पूरा इतना इरेज कर लेते हैं। तो अब थर्ड स्ट्रक्चर हम लोग कवर करेंगे, वो देख लेते हैं। थर्ड है हमारा CaO। तो देखो CaO देखते हैं थर्ड वाला। तो Ca और O। अब Ca के पास आपको पता है कि 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2,8,8,2 और ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8 का मतलब होता है 2,6। अब देखो 6 का मतलब यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 2 का मतलब 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 हमने क्या बना दिया। अब देखो ध्यान से देखो, अगर कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे, एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर दे, एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर दे, तो हो क्या रहा है, तो ट्रांसफर अगर कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2,8 और कैल्शियम हो जाएगा 2,8,8, तो दोनों स्टेबल हो गए। और जब दोनों स्टेबल हो गए तो हम बोलेंगे Ca2+ और O डबल माइनस, Ca2+ और O डबल माइनस। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने ऐसे लिखा है, क्या ऐसे लिख सकते हैं Ca++ O डबल माइनस माइनस। बेटा ये भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लिखते कैसे हो। Ca2+ भी लिख सकते हैं और O डबल माइनस भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आप कैसे इनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो बेस्ट वे होता है कि भाई इस तरीके से आप क्या करो रिप्रेजेंट करो, ये बेस्ट वे होता है। तो ये आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल KBr का। तो एक बार इसको फिर से रेज कर लेते हैं और KBr को देखते हैं। अगर KBr की बात करें, तो देखो K और Br, तो K बनाएंगे और Br बनाएंगे। Br में आपको पता है कि बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो बैलेंस सेल में क्यों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये हेलोजन फैमिली से, और हेलोजन फैमिली में लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे होंगे 7, तो 1 2 3 4 5
6 7 और पोटेशियम होता है आपका 19 और 19 का मतलब होता है 2 8 8 1। तो लास्ट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ बनाया। तो अब इसका भी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने पे इसकी सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन की सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब दोनों की सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो हमारा हो जाएगा K प्लस और Br माइनस। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो क्या है, बन जाएगा। अब इसके अगर मैं तुमसे बात करूं, लास्ट बचा तुम्हारा CaCl2, इसको देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो आसान बहुत है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा समझना होगा आपको। अब लास्ट वाला है CaCl2, तो देखो CaCl2 मतलब Cl इधर और Cl इधर। तो आपको पता है कि यहाँ होगा 2 8 8 2, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और Cl का होगा 17 एटॉमिक नंबर। 2 8 7, तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे क्लोरीन के लिए और कैल्शियम के लिए 2, एक इधर एक इधर। फिर से क्लोरीन में 7 1 2 3 4 5 6 7, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिया। तो इससे हुआ क्या, कैल्शियम 2 8 8 हो गया, क्लोरीन 2 8 8 8 हो गया और क्लोरीन 2 8 8 हो गया। तो इससे क्या हुआ, तीनों स्टेबल हो। जब तीनों स्टेबल हो तो हम लिखेंगे Ca प्लस प्लस Cl माइनस और इधर Cl माइनस। तो इस तरीके से हम जो हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो क्या है, आसानी से बना सकते हैं। तो ये इतना कवर हो गया। चलो अब आगे कुछ और चीजें कवर करते हैं जो हमारे बोर्ड पर मेंशन है, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो बेटा यहां पर अब जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या क्या है। तो देखो एक टर्म आपका होता है इलेक्ट्रोबैलेंसी। इलेक्ट्रोबैलेंसी का देखो क्या मतलब होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज हो रहे हैं या तो गेन हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे हम लोगों ने NaCl बनाया था और NaCl में आपको पता है कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन था किसका, सोडियम का। एक इलेक्ट्रॉन हमारा किसका था, सोडियम का था। तो NaCl का थोड़ा हम सही से बनाए तो NaCl में एक इलेक्ट्रॉन था हमारा सोडियम का। तो दोबारा बनाते हैं NaCl, तो NaCl तो एक था सोडियम का, क्योंकि ये था 2 8 1 और क्लोरीन था 2 8 7। तो क्लोरीन के थे 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हो रहा था। जब एक इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हो रहा था तो आपने क्या बोला था, Na प्लस और Cl माइनस। तो वही आपका लिखा गया है इलेक्ट्रोवैलेंट, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज हो या गेन हो। तो यहाँ पे कितना ये लूज कर रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई NaCl की, वो क्या हो गई, 1 हो गई। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ NaCl इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोवैलेंसी निकाल सकते हैं। अब कुछ टर्म जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखे हैं वो देख लेते हैं। देखो लिखा है कैटायन, एनायन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो कैटायन, कैटायन किसको कहते हैं, तो यहाँ पे हम कैटायन की बात करें आपसे तो कैटायन आपका होगा Na प्लस। अगर आपसे एनायन की बात करें तो एनायन होगा आपका Cl माइनस। अब ये ध्यान रखिएगा, जो भी पॉजिटिव होता है उसको कैटायन कहते हैं और जो भी नेगेटिव चार्ज वाला होता है उसको हम लोग एनायन कहते हैं। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपको। अब अगर आगे हम बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अब देखो नाम से क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जिसपे पॉजिटिव हो, तो जो Na प्लस होगा उसको नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ध्यान रखिएगा, Na प्लस को नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यही ध्यान देने की बात है। Na प्लस को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं बोलेंगे, ये ध्यान से सुन लो। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं थोड़ा इसको इरेज करूं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है, सोडियम लूज कर रहा है। और जब सोडियम लूज कर रहा है तो हम किसको बोलेंगे, हम लोग सोडियम को
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलेंगे। इसी तरीके से बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? गेन करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन कर रहा है? क्लोरीन Cl कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कौन है? Cl है। तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है। तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? सोडियम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? Cl है। कैटायन कौन है? Na+ है। एनायन कौन है? Cl- है। तो इतना ये तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा। अब एक टर्म आपका ये और बचा हुआ है जो हमने इधर लिखा है, वाई आयनिक कंपाउंड्स स्टेबल। वाई आयनिक कंपाउंड्स स्टेबल, तो कैटायन में यहां लिख देता हूं Na+, एनायन में लिख देता हूं Cl-, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में हो गया आपका सोडियम और इलेक्ट्रोनेगेटिव में आपका हो गया Cl। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बार आता है, वाई आर आयनिक कंपाउंड स्टेबल, मतलब जो आयनिक कंपाउंड है वो स्टेबल क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखो आपको ये पता है अच्छे से, जो ये हमारा आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का मतलब हो गया कि भाई आयनिक बॉन्ड बनेगा। और जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो तुम खुद सोच के देखो, जैसे हमने NaCl बनाया है, Na+ था और Cl- था, दोनों हमारे क्या है? आयंस है। कैसे है? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो जब एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा नेगेटिव आयन है, और दूसरा क्या है? नेगेटिव आयन है, तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। और जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो क्या ये एक दूसरे से दूर जा पाएंगे? क्या ये एक दूसरे से दूर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो ये एक दूसरे से क्या है? बंधे रहेंगे। तो इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स है वो क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं। तो सिंपल सा आप लिखोगे, आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर हैविंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, and during the transfer of electron there are ions formed. One is positive ion and second is negative ion, and the force of attraction between these ions is very high, therefore these compounds are more stable. तो इतना आपको लिख देना है। तो ध्यान रखिएगा कि Na+ Cl- है, तो पॉजिटिव आयन है, दूसरा नेगेटिव आयन है, तो जब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये आपस में दूसरे को बांधे रखेंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्या है? स्टेबल हो जाएगा। तो ये पूरी चीजें आपकी कवर हो गई हैं इस आयनिक बॉन्ड के बारे में और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है इसके लिए इंपॉर्टेंट, वो आती है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आती है? रिडॉक्स रिएक्शन आती है। तो इस सिस्टम के लिए रिडॉक्स रिएक्शन कैसे काम करती है, तो उसको समझाने के लिए एक बार मैं इसको इरेज करूंगा और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में तुमको समझाता हूं। तो चलो इसको इरेज करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिडॉक्स प्रोसेस, कि रिडॉक्स प्रोसेस क्या है। तो बच्चों देखो, रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। तो जैसे हमने लिखा रिडॉक्स, रिडॉक्स का मतलब ही होता है, री मतलब रिडक्शन, जो RED मतलब रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, और ट्रांसफर होने के बाद क्या था, एक हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था और एक हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। तो बस ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो जाएगा ऑक्सीडेशन में, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो जाएगा ऑक्सीडेशन में, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हमारा जाएगा रिडक्शन में, और इस प्रोसेस को हम कह देंगे रिडॉक्स। तो अगर सिंपल सा अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिखोगे, इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन्वॉल्व, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अंडरगोज ऑक्सीडेशन व्हाइल
द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अंडरगोज द रिडक्शन, दिस इज नोन एज रिडॉक्स प्रोसेस। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जो मैंने आपको NaCl का एग्जाम्पल दिया था वो हमारा जो है इसमें रिडॉक्स प्रोसेस होता है। कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए रिडक्शन के लिए रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन के लिए रिएक्शन लिखेंगे, और फिर इसके बाद जो इनको कंबाइन करेंगे तो हमारी क्या रिडॉक्स के लिए रिएक्शन आएगी। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर इरेज कर लेते हैं, फिर आपको अभी रिएक्शन लिख के मैं दिखाता हूं। तो जैसे ये रिडॉक्स है हमारा, तो रिडॉक्स में भी आपने तो ये तो देख ही लिया कि रिडक्शन होगा और ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो कैसे होगा। अब अगर हम बात करते हैं कैसे होगा, तो देखो ध्यान से देखना। जैसे NaCl था, तो NaCl में आपको पता है कि सोडियम अकेला होता है। सोडियम क्या होता है, अकेला होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब आपको पता है कि सोडियम क्या बनाता है, सोडियम प्लस बनाता है। अगर सोडियम सोडियम प्लस बनाता है तो इसका मतलब क्या है कि यहां से हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है कि -2e माइनस करना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल जाएंगे। और अगर सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2Na प्लस। क्या आ जाएगा हमारा 2Na प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम आपसे बात करते हैं Cl की, तो Cl होता है आपका Cl2 के फॉर्म में, और Cl Cl2 के फॉर्म में होता है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या दो दो लेना पड़ा था, 2 सोडियम के हमारे जो एटम है हमको लेने पड़े थे। तो Cl2 में आपको पता है कि भाई ये एटम हमेशा Cl2 के फॉर्म में मॉलिक्यूल का एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्योंकि अगर Cl को स्टेबल होना है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। और अगर ये गेन करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2Cl माइनस। क्या हो जाएगा, 2Cl माइनस। अब आपको पता है ये एलिमेंट कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो क्या जाएगा, ऑक्सीडेशन जाएगा। तो यहां आप लिख दोगे ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन, और जो आपका क्लोरीन है वो कैसा है, नेगेटिव हो रहा है, और अगर नेगेटिव हुआ तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा रिडक्शन में। अब इन दोनों रिएक्शन को जब आप कंबाइन करोगे, अगर हम इनको कंबाइन करें, लेफ्ट का चीज लेफ्ट में ऐड करें और राइट का चीज राइट में ऐड करें, तो क्या होगा, 2Na प्लस Cl2। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो क्या होगा 2Na प्लस Cl2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैसे करके कट जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और ये हो जाएगा 2Na प्लस 2Cl माइनस। तो इसको हम अगर राइट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2NaCl। क्या आ जाएगा, 2NaCl। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 2NaCl नहीं लिखते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 2Na प्लस 2Cl माइनस। इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में क्या है, राइट कर लेते हैं। जब आप इसको इस फॉर्मेट में राइट करते हैं तो फिर आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ध्यान देने की बात यही है कि रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में इसको क्या है, लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2Na प्लस 2Cl माइनस। कुछ लोग क्या करते हैं 2NaCl लिख देते हैं, बाई मिस्टेक कई बार लिख जाता, तो वो आपको क्या है, नहीं लिखना है। तो ध्यान रखिएगा कि 2Na से 2Na प्लस बन रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, इंडिकेट करना चाहें, तो यहां से यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम से सोडियम प्लस बन रहा है। सोडियम सोडियम प्लस बन रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां से लिख सकते हो आप ऑक्सीडेशन। और Cl2 से Cl बन रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। और अगर पूरे को कंबाइन करेंगे तो पूरा आपको पता है कि पूरा मिला के क्या हो जाएगा, रिडॉक्स हो जाएगा। पूरा मिला के क्या हो जाएगा, रिडॉक्स हो जाएगा। तो ये पूरा जो रिएक्शन है वो इस तरीके से चलता है। और बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग रिडॉक्स रिएक्शन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ध्यान रखने की बात यह है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें एक एलिमेंट हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है तो उसका सोडियम आयन बन जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला गेन कर लेता है, गेन करने का ये बन जाता है। तो जब दोनों कंबाइन करते हैं तो हमारी जो रिएक्शन आती है वो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। ध्यान देने की बात यह है कि राइट में 2Na प्लस 2Cl माइनस लिखते हैं, मतलब आयंस के फॉर्म में ही लिखना है। क्यों लिखना है, जिससे कि हमारी रिएक्शन दिखाई पड़े कि भाई हमारा ऑक्सीडेशन का है और रिडक्शन का है। तो बच्चों ओवरऑल मैं तुमको रिडॉक्स के बारे में सबको समझाया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
तो बच्चों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड को भी इसी तरीके से काफी अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इरेज करते हैं सारी चीजों को और कोवैलेंट बॉन्ड पे आते हैं। बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तक हमने पूरा अपना क्या है कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स है, इसके जो डॉट स्ट्रक्चर होंगे वो कैसे बनेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात आती है कोवैलेंट बॉन्ड की। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया था जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है। अब शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जितना मैंने तुमको दिया है उतना ही तुम मुझको दे दो। तो भाई शेयरिंग में यही तो करते हैं कि भाई अगर मैंने तुमको पराठा दिया है तो तुम मुझको सब्जी दे दो। तो इस टाइप से शेयरिंग करते हैं। तो बस वही चीज तुमको करना है कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या करना है, शेयरिंग करना है। तो अगर हम डेफिनेशन बोलेंगे तो हम क्या डेफिनेशन बोलेंगे, तो सिंपल वे में हम बोलेंगे द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। तो ध्यान देना है कि भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा कि इसको हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसके टाइप्स। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो नाम से ही क्लियर है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड बने, डबल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें 2 बॉन्ड बने, ट्रिपल कोवैलेंट जिसमें 3 बॉन्ड बने। अब देखो अगर हम बात करें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की, तो देखो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड बनना है। तो सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयरिंग होगा। जैसे आपके पास 2 एटम है, पहला एटम ये दूसरा एटम ये, अगर दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हमारा होगा सिंगल बॉन्ड। अगर यही 2 एटम है, इनके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हमारा हो जाएगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर इन्हीं दोनों एटम के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हमारा हो जाएगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो देखिए टाइप्स में लिखा था सबसे पहले हम लोगों ने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल्स में तुम्हारे लिखा हुआ है सिंगल में H2 Cl2 HCl H2O NH3 CH4 CCl4। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक एग्जांपल और लिख लो लिखना चाहो तो C2H6। इसमें देखिए डबल कोवैलेंट बॉन्ड में O2 CO2 C2H4। इसमें देख लीजिए ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में N2 C2H2। अब इसके बाद हम लोग क्या कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे इनके डॉट स्ट्रक्चर, कि इसका जो डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा। तो 1 बाय 1 हम सारे डॉट स्ट्रक्चर क्या करेंगे, बनाएंगे। उनको हम लोग देखते हैं डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले H2। तो बात करते हैं H2 का कैसे बनेगा। तो देखो H2 का देखो कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से देखना। एक H लेंगे, यहां पर भी H लेंगे। अब आपको पता है कि बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में ओनली 1 होता है। तो 1 यहां लिखिए और 1 यहां लिखिए। अब देखो इस तरीके से ये क्या होगा जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। इस तरीके से क्या हो जाएगी, ये शेयरिंग हो जाएगी। अब ये इस तरीके से क्या होगी, शेयरिंग होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो क्या बनाएंगे बीच में, सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से Cl2 का बना सकते हैं हम लोग। अगर Cl2 का बनाए तो Cl2 में आपको मालूम है कि Cl2 में Cl का होता है एटॉमिक नंबर 17 और 17 के अकॉर्डिंग होता है 287। मतलब बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे। तो अगर Cl2 का अगर हम बनाएंगे तो Cl यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर Cl लिखेंगे। तो 7 करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे, अब फिर से सर्कल बनाएंगे, इस तरीके से सर्कल बनाएंगे। अब यहां देखो एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है। तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl बनाएंगे। बेटा एक क्वेश्चन और बच्चे कई बार पूछते हैं, एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर जैसे ये Cl2 बनाया है, जैसे ये Cl2 बनाया है तो क्या इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन का। तो बेटा ट्रांसफर इसमें नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है,
क्योंकि अगर इस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर किया, देखना ध्यान से, जैसे ये अभी क्या है 287 था, ये आपका 287 था, तो यहां पर अब क्या हो गया है, जब ये इन लोगों ने शेयरिंग कर लिया है, तो शेयरिंग करने के बाद थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं जिससे आपको दिखाई पड़े 287। तो बेटा मैं ये कह रहा था आपसे, जैसे दोनों में 287 था शुरुआत में, जब इन्होंने शेयरिंग कर लिया है तो दोनों में क्या 288 हो गया है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गया है। लेकिन अगर ये ट्रांसफर करेगा तो ये 286 हो जाएगा और ये 288 हो जाएगा, तो एक स्टेबल है दूसरा अनस्टेबल है, तो इसलिए क्या ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और बेटा एक क्वेश्चन बच्चे और पूछते हैं कि सर ये जो सर्किल होता है क्या ये बनाना जरूरी होता है? तो यार ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं कि तुमको बनाना ही बनाना है। कुछ जगह क्या है बुक में क्या सर्किल बना देते हैं, कुछ जगह क्या डॉटेड सर्किल बना देते हैं, तो ये तुम्हारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं तुमको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर तुमको रिप्रेजेंट करना है इसी तरीके से, तो या तो सर्किल डार्क वाला बना दो या फिर आपके डॉटेड वाला सर्किल बना दो, तो जिसमें आप सुटेबल हो। मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई तुमको सर्किल बनाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है आपका HCl। HCl का देखते हैं। तो देखो HCl का अगर हम लोग देखेंगे तो H लेंगे और Cl लेंगे। H में क्या होता है 1 होता है, Cl में क्या होता है 7 होता है, तो ये Cl का 7 होगा। तो फिर से भाई एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग होगी और एक एक इलेक्ट्रॉन की ऐसे शेयरिंग होगी। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो यहाँ आएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके बाद क्या है H2O। H2O देखते हैं। तो देखो H2O में O होगा आपके पास और H होगा, O होगा और H होगा। O का आपको मालूम होना चाहिए, O का एटॉमिक नंबर होता है क्या 8। O का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो इसको लिखते हैं 2,6, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 होंगे। अगर हम इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बनाए तो देखो कैसे बनेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। और एक हमारा क्या है हाइड्रोजन, हम थोड़ा पास बना लेते हैं, थोड़ा दूर बना दिया हम लोगों ने, पास बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का हो गया, इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन का हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग आपस में करेंगे शेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का ऑक्सीजन का ले लिया, इस तरीके से हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ले लिया। अब ऑक्सीजन ने दोनों को एक इलेक्ट्रॉन क्या शेयर किया, तो ये क्या है इनके साथ भी शेयरिंग कर लेगा दोनों हाइड्रोजन के साथ में। तो ये हमारा क्या सर्किल कंप्लीट हो गया। तो अगर इसको हम बॉन्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो O सिंगल बॉन्ड H और इधर सिंगल बॉन्ड H, तो ये हमारा क्या वाटर का हो गया। तो इसी तरीके से हमको जो डॉट स्ट्रक्चर होता है वो बनाना पड़ता है। H2O के बाद है NH3 का, किसका है NH3। तो देखो ध्यान से NH3 देखो कैसे बनेगा। तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले, फिर बनाते हैं भाई NH3 कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। तो बच्चों नोट करते जाना, ऐसा नहीं सिर्फ तुम लिखते, तुम केवल देख देख के क्या है भूल जाओ, सब लिखो जरूर, लिखना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद हमारा आएगा NH3 से। तो इतने हमारे स्ट्रक्चर बन चुके हैं, अब हमारा आएगा NH3 से स्टार्टिंग होगा। H2O तक तो सारे स्ट्रक्चर हो गए, अब हम लोग बात कर लेते हैं NH3 की। तो देखो बात आती है NH3 की। तो देखो NH3 का कैसे बनाएंगे, तो पहले देखो आपको क्या लेना पड़ेगा N लेना पड़ेगा। जैसे हमने N ले लिया, अब N का आपको मालूम होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 के अकॉर्डिंग बनेगा ये आपका 2,5। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 हो गए, तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनाना है। अब आपको ये भी पता है कि 3 हमारे H रहेंगे, तो 3 H यहाँ पे इस तरीके से बना लो। अब 5 करना है तो 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने होते हैं 1 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। अब क्या करेंगे सर्किल बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम क्या करते हैं सर्किल बनाते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं नाइट्रोजन का ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देते हैं, और नाइट्रोजन क्या करता है इन लोगों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो हमारा क्या देख रहे हो कि भाई नाइट्रोजन के भी कंप्लीट हो गए एक, हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन 2 पे ही क्या है स्टेबल हो जाता है, तो नाइट्रोजन स्टेबल है, हाइड्रोजन भी स्टेबल है, तो हमारा क्या इनके बीच में बॉन्ड आ जाएगा N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। फिर नेक्स्ट है CH4।
NH3 के बाद अब हम लोग बनाएंगे CH4 का। तो देखो CH4 की अगर हम बात करें तो कार्बन लेंगे, तो कार्बन का मालूम होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2,4 के फॉर्म में होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे किस में हो गए, वैलेंस सेल में हो गए। तो यहाँ पे आप लिख लो 4, तो 1 2 3 एंड 4। अब क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। 4 हाइड्रोजन आपके हैं, 1 सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन एंड फोर्थ हाइड्रोजन, एंड ये आपको हो जाएगा फोर्थ वाला हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन ने, फिर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन ने। कार्बन क्या करेगा, इन चारों से लेगा। तो इस तरीके से कार्बन क्या करेगा, इन चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो फाइनली क्या हुआ, कार्बन ने सिंगल बॉन्ड H के साथ बनाया, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड। तो ये आपका CH4 का स्ट्रक्चर क्या बन गया। अब फिर नेक्स्ट है तुम्हारा CCl4, इसको देख लेते हैं। तो CCl4 में क्या है वो देखते हैं। तो CCl4 में C लेंगे पहले की तरफ 4, अब Cl लेंगे, एक Cl इधर लेंगे, Cl लेंगे और ये Cl लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। Cl में आपको पता है कि 7 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 बनाएंगे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको इस तरीके से। क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कार्बन का ले लेगा। क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कार्बन का ले लेगा। अब कार्बन क्या करेगा, क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरीके से बन जाएगा। अगर बॉन्ड कहेंगे तो आपको दिख रहा है कि Cl नीचे है, ऊपर है, लेफ्ट है और राइट है। तो Cl के साथ में क्या है, एक एक सिंगल बॉन्ड क्या है आ जाएगा। तो ये CCl4 तक क्या है, कंप्लीट हो गया है। अब बचा हुआ C2H6, इसको भी हम लोग क्या देख लेते हैं। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। तो चलिए C2H6 का भी हम लोग देख लेते हैं। तो C2H6 के लिए क्या करेंगे, पहले C2 बनाएंगे। C2 मतलब दो कार्बन, इस तरीके से दो कार्बन लेंगे। H6 मतलब इनके चारों तरफ HH ले लेंगे, इस तरीके से H ले लेंगे। कार्बन का होता है 4, तो इस तरीके से आप क्या 4 बना दीजिए। कार्बन का होता है 4, इसलिए क्या 4 बना दीजिए। फिर यहाँ भी कार्बन का 4 होता है, तो कार्बन का 4 बना दीजिए। हाइड्रोजन का होता है क्या 1 1 और ये 1, यहाँ हाइड्रोजन का होता है 1 1 1। अब देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हाइड्रोजन ने एक एक ले लिया, हाइड्रोजन ने एक एक ले लिया, देखो इस तरीके से हाइड्रोजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब बचा कार्बन, तो कार्बन क्या करेगा, देखना ध्यान से, इन तीनों हाइड्रोजन से लेगा, ठीक है। तो देखना 2 4 6, 2 4 6 और ये 7, तो ये इस कार्बन से भी एक ले लेगा। तो कार्बन का कितना हो गया, 8 कंप्लीट हो गया, मतलब ये स्टेबल हो गया। सिमिलर वे में, सिमिलर वे में यहां देखना, ये जो कार्बन होगा ये हाइड्रोजन से लेगा, ये लेगा इस तरीके से, और एक इस कार्बन से लेगा, इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। तो आप देख रहे हो कि कार्बन क्या कर रहा है, इनके साथ सिंगल सिंगल बना रहा है और अपने आप में भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर ऊपर क्या है H, नीचे भी H है, लेफ्ट में भी H है और राइट में भी H है। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कंप्लीट हो गया है। तो ये जो सिंगल वाले थे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो चलो सब कुछ रेज कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो डबल वाले में क्या है, डबल वाले में हमारे पास दो हैं,
उसको भी देख लेते हैं। तो डबल वाले में क्या है, हमारे पास O2 है, CO2 है और C2H4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, O2 बनाएंगे। ओ लेंगे, आपको पता है कि क्या होता है, 6 यहाँ होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी आपको मैंने यहाँ होता है 6 होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो शेयर हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुआ। तो दोनों का जब शेयरिंग हुआ है तो दो इलेक्ट्रॉन का हुआ, तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। फिर CO2 पे आओगे तो CO2 का भी ऐसे बनाओगे। CO2 का बनाने के लिए क्या करोगे, C लोगे और 2 O लोगे। C ले लो, इधर O ले लो और इधर O ले लो। कार्बन होता है 4, तो ये 4 बना दिए। ऑक्सीजन होता है 6, ये ऑक्सीजन का 6 बना दिया। थोड़ा ऑक्सीजन को इधर लिख लेते हैं। ऑक्सीजन होता है 6, तो ये 6 बना दिए ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन के, और कार्बन क्या करेगा, इन दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा। तो ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम बॉन्ड बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। अब बात करते हैं C2H4 की। तो देखो C2H4 देखो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। C लेंगे, H4 लेंगे, एक H इधर ले लिया, एक H इधर ले लिया, एक H इधर ले लिया, एक H इधर ले लिया। अब देखो ध्यान से देखना, इसको थोड़ा बनाने में इधर दिक्कत होगी, थोड़ा उधर बनाते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं इधर, तो कितने स्पेस में आ नहीं पाएगा। इधर इरेज करके बनाते हैं। C2H4 इतना आपको कवर हो गया, तो C2H4 को यहाँ बनाते हैं। तो देखो C2H4 देखो कैसे बनेगा। C लोगे, अब H4 लेना है, तो 1 1 1 और ये 1, तो C2H4 ये हो गए आपके। अब क्या करना है आपको, कार्बन के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमने क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे शो कर दिया, 2 इधर शो कर दिए। इस तरीके से कार्बन के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन का होता है 1 1, हाइड्रोजन का होता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने ऐसे शो कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से शो कर दिया। ठीक है बेटा, जब आप एग्जाम में बनाए तो आप पेंसिल से बनाइएगा, क्योंकि थोड़ा एडजस्टमेंट हम लोगों को सर्किल बनाने के लिए करना पड़ता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। तो अब कार्बन हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, ये हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये जो कार्बन होगा, कार्बन यहाँ से लेगा, और इस तरीके से आपका सर्किल क्या कंप्लीट होगा। तो देखो कार्बन के क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब हमारा पर्पज क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन को बनाना। 2 4 6 और ये 2 8, इसी तरीके से ये वाला कार्बन ले लेगा इस वाले कार्बन के, तो हमारे 8 इधर 8 उधर हो गए, तो कार्बन कार्बन के 8 हो गए। तो हम क्या बनाएंगे, C डबल बॉन्ड C। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड आ गया, और इधर क्या आएगा, H। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा C2H4 के लिए। अब बचा हुआ है आपका लास्ट ट्रिपल बॉन्ड N2 का। तो देखो N2 कैसे बनाएंगे, पहले क्या करोगे, N2 लिखोगे, N2 के लिए N बनाओगे, N बनाओगे। अब पता है आपको N में होते हैं 5, कितने होते हैं, 5 होते हैं N में, तो N के हमने इस तरीके से बना लिए, और यहाँ कितने होते हैं, 5। अब क्या करेंगे, 3 3 इलेक्ट्रॉन की ऐसे करके क्या शेयरिंग कर लेंगे। अब इस नाइट्रोजन के भी 8 हो गए, इस नाइट्रोजन के भी 8 हो गए, तो फिर हमारा क्या आ गया, N 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। अब बचा हुआ C2H2, इसको भी देख लेते हैं। C2H2 के C लेंगे, एक H इधर लेंगे, एक H इधर लेंगे। हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 4,
कार्बन का होता है 4। ये कार्बन का हमने बनाया, ये कार्बन का हो गया 4। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करेगा, फिर कार्बन क्या करेगा, इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा, सॉरी कार्बन इसके साथ भी करेगा और सिर्फ कार्बन के साथ करेगा, कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ करेगा, क्योंकि अब आपके 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं। तो ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ करेगा और इस कार्बन के साथ करेगा, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके भी 8, इसके भी 8। अब कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो कार्बन कार्बन के बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। तो ये आपका जो पूरा है वो कंप्लीट हो गया है सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का डॉट स्ट्रक्चर के साथ में। तो बच्चों ध्यान देने की बात यह है, जब आप डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय अगर आपको बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर पता है, अगर आपको बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर ये पता है, जो मैं आपको लास्ट में देता हूँ ये बना बना के, ये वाला पता है, आपको ये पता है, अगर ये पता है तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या है इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो सही तरीके से सेट कर पाएंगे। और अगर ये पता नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सेट करने में क्या प्रॉब्लम होती है। तो सर्किल अगर आपको सही बनाने हैं तो एक बार बॉन्ड वाले जो चीजें हैं वो आपको क्या है अपने माइंड में थोड़ा क्या स्टोर करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हो गया पूरा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब कोवेलेंट बॉन्ड में जो रिमेनिंग पोर्शन है वो है सिर्फ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। फिर इसके बाद हम लोग कवर करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसी के साथ हमारा जो चैप्टर होगा वो क्या है कंप्लीट होगा। तो चलो इसको इरेज करते हैं, बचा हुआ पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को देख लेते हैं। बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड में हमको आगे अब पढ़ना है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके साथ में हम लोग कंडीशंस देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें जब शेयरिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन जब पोलर की बात आती है तो ये डिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जो डिस्टेंस होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ये डिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। अगर हम डेफिनेशन के फॉर्मेट में बात करें, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो फिर हमारा हो जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इसके हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल होगा O2 N2 H2। अब आपको पता है अगर हम O2 बनाते हैं तो आपको पता है कि भाई O डबल बॉन्ड O बनता है, जब N2 बनाते हैं तो N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है, जब आपका H2 बनाते हैं तो H सिंगल बॉन्ड H बनता है। तो इसमें आपने एक चीज ये देखी होगी, कॉमन चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगा, तो आपने एक कॉमन चीज उसमें ये देखी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या है सेम होता है। जैसे हम H का बनाते हैं तो भाई H में एक होता है इलेक्ट्रॉन और इस H में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है शेयरिंग हो जाता है, तो हमारा H सिंगल बॉन्ड H क्या है बन जाता है। इसमें ये जो डिस्टेंस हो रही है वो डिस्टेंस क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, बस ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है। तो बस आपको वही लिखना है कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉन पोलर व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एटम्स। अब अगर आप पोलर पे आओगे तो आप इतना बोलोगे कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पोलर व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस, व्हेन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होते हैं। अब इसके जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं जैसे HCl हो गया, आपका HF हो गया, आपका NH3 हो गया, आपका H2O हो गया, NH3 हो गया। तो ये आपको क्या है ध्यान रखना है, H2O, NH3, HF और HCl। तो ये आपके क्या है एग्जाम्पल होते हैं।
अब जैसे HCl की अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो HCl में क्या होता है, जैसे H बनाया हमने, ठीक है। अब H बनाया है तो H के पास क्या होगा, H के पास होगा 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के पास क्या होंगे, 7 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसको क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। लेकिन ये भी आपको पता है कि इसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जब अगर मैं इसके लिए स्ट्रक्चर बनाता हूं तो देखो इस तरीके से बनाते हैं। जो HCl का बनता है तो एरो इस साइड रहता है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रहे हैं। जो हमारे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, और जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाएगा। इसी तरीके से इसको हम अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, H प्लस और डेल्टा माइनस। इसी तरीके से अदर कंपाउंड के लिए भी आप लिख सकते हैं। अगर HF लिखना है तो H के ऊपर प्लस लगा दीजिए, F के ऊपर स्लाइटली माइनस लगा दीजिए। H2O लिखना है तो O लिख दीजिए, स्लाइटली माइनस लगा दीजिए, और यहाँ से H लिखिए स्लाइटली पॉजिटिव, H लिखिए स्लाइटली पॉजिटिव। फिर आपको अगर NH3 लिखना है तो NH3 भी इस तरीके से लिख सकते हो, N बना दो, 3 आप H बना दो, H H H और स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली यहाँ नेगेटिव लगा दो। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट है वो सारी चीजों में रहता है। तो ये आपका क्लियर है, नॉन पोलर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और पोलर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्या है, वो चीज नहीं होने वाली है। फिर लास्ट है तुम्हारा इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में, वो है कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो बहुत ही आसान है। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बनने की जो कंडीशन होती है वो देखो ध्यान से। पहली कंडीशन है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, वो या तो 4 हो या उससे ज्यादा हो। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 या फिर उससे मोर हो। तो 4 और 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हाई होनी चाहिए। और लास्ट है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी हाई होनी चाहिए। तो 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है, 4 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट सेल में। फिर सेकंड कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो। थर्ड कंडीशन है जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा हो। तो इसी के साथ ये जो तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट है कोवेलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अब इस सबको हम फिर से रेस करेंगे और अपने लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे आएंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको रेस करते हैं। बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड के बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है, इसके क्या एग्जांपल्स हैं और इसके बनने के लिए कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। पहली चीज अच्छे समझ लो कि लोन पेयर का होना मस्ट है, लोन पेयर होना ही चाहिए। अगर लोन पेयर नहीं है तो प्रॉब्लम की बात है। तो पहली चीज ध्यान रखेंगे कि लोन पेयर होना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, किसी दूसरे एटम पर क्या है, शेयर हो जाता है। और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं coordinate bond is one in which lone pair of electron is shared to the another atom is called coordinate bond। तो अब देखो इसके बाद बात आती है क्या क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो अगर एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल तुम्हारा होगा हाइड्रोनियम आयन, और उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल होगा वो होगा अमोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को कहते हैं H3O+ और अमोनियम आयन को कहते हैं NH4+। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई डोनर क्या है, एक्सेप्टर क्या है। डोनर उस एटम को बोला जाता है जो लोन पेयर देता है, और एक्सेप्टर उस एटम को बोला जाता है जो लोन पेयर लेता है। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो होता है एक्सेप्टर। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर है। जो लोन पेयर को डोनेट करेगा तो वो होता है हमारा डोनर। तो ये चीज आपको क्या है, ध्यान रखना है। तो लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर है और डोनेट करने वाला डोनर है।
अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि इसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, तो देखो सबसे पहली और जरूरी कंडीशन है कि जो लोन पेयर है वो किसी एटम में प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो सबसे जरूरी है कि कोई एक ऐसा एटम भी होना चाहिए जो लोन पेयर लेना चाहता हो। अगर लोन पेयर देने वाला नहीं होगा और लेने वाला नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो पहली कंडीशन कि लोन पेयर देने वाला एटम हो, दूसरी कंडीशन लोन पेयर लेने वाला एटम हो। तो वही हम लोगों ने नोट किया है, एटलीस्ट वन एटम मस्ट हैव वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कम से कम एक एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना ही चाहिए। फिर अगर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड है आपका अनदर एटम शुड हैव एटलीस्ट सॉर्ट ऑफ लीस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कम से कम एक एटम ऐसा हो जिसके पास शॉर्टेज हो इलेक्ट्रॉन की कि वो लोन पे इलेक्ट्रॉन ले सके। तो ये पूरी बात हो गई आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। बट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है इसका डॉट स्ट्रक्चर। देखो डॉट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हाइड्रोनियम आयन का, मींस H3O प्लस। अगर देखो H3O प्लस की बात कह रहे हो तो इसमें क्या होगा, आपको पहले H बनाना है, O बनाना है, फिर से H बनाना है और H3 है तो H3 हो गए। ठीक है, अब क्या करना होता है, आपको पता है कि ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल में, तो आपको क्या करना है 6 इलेक्ट्रॉन बना देने हैं। तो ये हमने क्या कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब क्या है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरीके से क्या बना दिया है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया है। यहां लिखा हुआ है H3O प्लस। प्लस का मतलब होता है कि एक दिया जाएगा, एक क्या किया जाएगा, प्लस मतलब देना, प्लस मतलब देना। तो यहां पर अगर आप देखो तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, एक बार थोड़ा तुमको सही से बनाता हूं क्योंकि सर्किल मैच हो रहा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का ले लेगा इस तरीके से। ठीक है, फिर से हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या है ले लेगा। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास, यहां ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के पास इस तरीके से 8 इसके कंप्लीट हो रहे हैं और प्लस लगाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ध्यान देने की बात सिर्फ यही थी। H3O प्लस का मतलब हो गया कि भाई हमको H के 3 एटम बनाने हैं, O का एटम बनाना है। अब O और H ने तो अपना क्या है बॉन्ड वगैरह बना लिया, इधर सिंगल हो गया इधर सिंगल हो गया, लेकिन इधर ये प्लस था, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो क्या होगा, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा ऑक्सीजन, इसको सिर्फ क्या करेगा लोन दे देगा। लोन दे देगा मतलब है इसी के, हैं ऑक्सीजन के ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन सिर्फ इसको लोन दे देगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ओ लिखते हैं, इधर सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, एच लगाते हैं, इधर सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, इधर एरो लगाते हैं और एच लगाते हैं, इधर एरो लगाते हैं। एरो का मतलब है कि हमने लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे दिया है, और इसके बाद ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं और ऊपर प्लस लगा देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है हो जाता है। तो ये चीज आपको क्या है ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपको क्या बनाना है। अब देखो कई बार बुक में आप ये स्ट्रक्चर ऐसा कई बार उसका ना भी देखो, इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है बुक में। देखो कैसे करते हैं, बुक में ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे क्या करते हैं इधर बताता हूं मैं आपको। बुक में एक काम और कर देते हैं लोग, ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, H लिखते हैं, इसमें जैसे 1 इलेक्ट्रॉन था 1 रखते हैं, ऑक्सीजन का 1 था 1 यहाँ रखते हैं, फिर ऑक्सीजन का 1 था यहाँ रखते हैं, और हाइड्रोजन का 1 था 1 यहाँ रखते हैं। अब 2 यहाँ लिख देते हैं, बचे हुए 2 यहाँ लिख देते हैं और एक H यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ से ये इंडिकेट करना चाहते हैं, बस इतना ही बना के छोड़ देते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, ये कंप्लीट कर लेगा, ये कंप्लीट कर लेगा, ऑक्सीजन कंप्लीट कर लेगा, और ये दोनों क्या यहाँ क्या हो जाएगा लोन पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेस्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके यही दोनों होते हैं। मतलब जब आप बना के आओ एग्जाम में तो एक ये बना के आओ और आप एक ये बना के आओ, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरी चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं NH4 प्लस का, कि भाई NH4 प्लस कैसे बनाएंगे। तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे क्या बनाते हैं। तो इरेज करने के लिए कुछ दिख तो रहा नहीं है, तो चलो अभी ऐसे इरेज कर लेते हैं। तो अब हमको क्या करना है H3O प्लस करना है, तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं।
तो H3O प्लस को देखो कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना होता है। सॉरी, H3O प्लस तो हो चुका, NH4 प्लस। अब देखो NH4 प्लस को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे NH4 प्लस लिख लो। अब देखो फिर से वही काम करेंगे जैसे ऑक्सीजन का किया था, वैसे यहाँ पे आप नाइट्रोजन का करेंगे। तो नाइट्रोजन बना लो पहले, सबसे पहले 4 आपके H थे, H बना लो। इस तरीके से आप क्या कर लो, H बना लो। और H बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हमारा किसका हो गया, नाइट्रोजन का। एक हो गया ये हाइड्रोजन का, फिर ये हाइड्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया, और नाइट्रोजन का ये हो गया, नाइट्रोजन का ये हो गया, और नाइट्रोजन के 2 और हो गए। अब देखो वैसे होना तो हाइड्रोजन का एक चाहिए यहाँ पे, लेकिन प्लस लगा है, तो प्लस लगा तो देखो क्या क्या कंप्लीट हो रहा है वो देखेंगे। तो ये देखो हाइड्रोजन ने अपनी इस तरीके से साइकिल कंप्लीट कर लिया, इसने हाइड्रोजन ने यहाँ भी बॉन्ड बना लिया, और इस हाइड्रोजन ने यहाँ भी बॉन्ड बना लिया, और ये नाइट्रोजन इन तीनों के साथ बॉन्ड बना ले रहा है। नाइट्रोजन तो अपना कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो इसका मतलब है ये इसके पास नहीं होगा, हाइड्रोजन के पास। तो जब हम स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, N लिखेंगे, 4H बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से 4H बनाएंगे, एक एरो लगाएंगे, H बनाएंगे, और इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, और ऊपर प्लस लगा देंगे। तो ये आपका हो गया NH4 प्लस। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको इस तरीके से एग्जाम में बना के आना है। तो ये दोनों बनाना आपके लिए क्या जरूरी है, एक ये और एक ये जरूर बना के आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका क्या है, पूरा इसका कंप्लीट ये भी हो गया। तो ओवरऑल आपका जितने भी बॉन्ड थे वो सारे के सारे कवर कर दिए गए हैं। आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। एक चीज कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, सॉरी जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, क्या उसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ भी हो रहा है, लेकिन इसी बॉन्ड के स्ट्रक्चर में जो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मॉलिक्यूल है, इसमें आप देखो कि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी हो रहे हैं। तो एक साथ कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। अगर कभी भी एग्जाम में पूछे क्या एक साथ कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हो हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनियम आयन का। तो ओवरऑल मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर किया। अगर फिर भी लगता है कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनी टॉपिक इन द केमिकल बॉन्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और जिन बच्चों के पास अभी तक केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं है, केमिस्ट्री के सैंपल पेपर्स नहीं है, तो वो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और ऐप के लिंक पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, और जाकर तुरंत अभी जो प्रीवियस ईयर पेपर है, सिलेबस है, उसको अच्छे से डाउनलोड करें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल का अगर लेक्चर नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके देखें। और जिन बच्चों ने फिजिक्स की क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, तो वो भी फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है 2024 फिजिक्स, इसमें जाकर फिजिक्स के सारे लेक्चर को कवर करें। और बायो के भी लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो एक बार आप प्लेलिस्ट में विजिट करिए, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आपके क्या कवर किए जा रहे हैं। और यार आज के वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।